गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस लेसन में हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा था, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जो हमने पढ़ा था तो उसके कुछ पॉस्टुलेट्स थे, कुछ उसकी मींस उसने जो कहा था, और उसके बाद में क्या था, जैसे ही बोहर मॉडल के बारे में बाद में पढ़ेंगे तो इसके रदरफोर्ड के क्या बन गए, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स बन गए। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था हमारे को कि रदरफोर्ड उसने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल्स को उसने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के अंदर से उसने स्कैटर किया था। कुछ अल्फा पार्टिकल उसमें से पास हो गए थे और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है डिफ्लेक्टेड बैक हो गए थे, कुछ रिबाउंड हो गए थे। दैट 1 of 12,000 मींस 1/12,000 जो थे वो मींस दे वर जस्ट रिफ्लेक्टेड बैक, और कुछ उसमें से पास हो गए थे। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन। और उसने बाद में कंक्लूड क्या कहा, क्या किया था कंक्लूड, उसका कंक्लूजन क्या था कि जो सेंट्रल पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ऐसा उसने बताया था कि जो एटम है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट्स। बट अल्टीमेटली जो उसका ड्रॉबैक बन गया था, ड्रॉबैक किस लिए बन गया था, उसने ये कहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो मींस रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो जो है मींस यहाँ पे रिवॉल्व हो रहे हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे वो रिवॉल्व करते करते इलेक्ट्रॉन दे विल लूज देयर एनर्जी एंड दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड द एटम विल कोलैप्स। मगर ऐसा नहीं है, एटम कोलैप्स नहीं हुआ। अल्टीमेटली होता क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो हो जाता है। रीजन अंदर न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और क्या था, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन दी। और अभी हम बात करेंगे जब बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स और शेल। ठीक है, अभी जस्ट क्विकली आई टेल यू कि जो रदरफोर्ड था उसने क्या कहा, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। एन एटम कंसिस्ट द पॉजिटिवली चार्ज dense and the very small nucleus containing which contains proton as well as neutron inside the nucleus. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या था, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए क्या स्टूडेंट्स, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट आल्सो क्लियर। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड द एटम टुगेदर। मींस कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो उसके अंदर इधर क्या करते हैं कि अंदर जो प्रोटॉन है, इसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दिस इज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। और अल्टीमेटली मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब हमने लेसन स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि जब चार्जेस के बारे में बात किया था मैंने आपसे कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस है, व्हाट इट सेज, क्या कहता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, सिमिलर चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। मींस अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है दे विल अट्रैक्ट। इज इट क्लियर? ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एटम, there is an empty space inside the atom
एटम के अंदर एक कुछ एम्प्टी स्पेस है जिसके कारण से जो अल्फा पार्टिकल उसके अंदर से पास होकर चले गए। अगर स्पेस नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर जो है एटम है उसके अंदर स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो कोई भी अल्फा पार्टिकल है इसके अंदर से पास नहीं होगा। पास तभी होगा जब उसको स्पेस मिलेगा। तो इसका इस हिसाब से हमने सभी पॉइंट्स देखे हैं, इसका मतलब ठीक है। अब आगे कमी रही तो क्या रही इसमें? सो ड्रॉबैक्स क्या थे? एंड मेजर ड्रॉबैक द डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दैट इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी की बात आ जाती है स्टूडेंट। अगर मैं बात करता हूं कि एटम के स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, उसने ये जो पॉइंट था ये सही से एक्सप्लेन नहीं किया, ये उसका ड्रॉबैक बन गया। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और क्या होगे, वो न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे मींस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो डिफेक्ट बन गया। मगर ऐसा नहीं हुआ कि जो एटम है वो कोलैप्स नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करते करते उन्होंने अपनी एनर्जी को लूज कर दिया और इसके अंदर गिर गए, ऐसा नहीं हुआ। वो अपने फिक्स ऑर्बिट पे, अभी हम बोर मॉडल में पढ़ेंगे, वो कंटिन्यूसली, क्योंकि उनके जो फिक्स एनर्जी शेल्स हैं एंड दे विल कीप ऑन मूविंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट शेल्स, उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उनको जो ऑर्बिट्स है उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं, आइदर 1 और 1 2 3 लाइक दिस इन द कंटिन्यूएशन, और आइदर KLMN। ठीक है। सेकंड क्या था उसका ड्रॉबैक क्या था? अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फिजिक्स, if a charged particle undergoes the acceleration of the motion that must radiate the energy or lose, ultimately same वही पॉइंट को बार बार कह रहा है कि जब वो रोटेट करेगा then it will lose, then that will lose the energy and ultimately it will fall into the nucleus and atom will collapse. So ये उसका ड्रॉबैक्स बन गए थे। उसके बाद क्या आ गए, जो नील बोर साहब आ गए थे, उन्होंने क्या किया था, फर्दर जो है और इसके बारे में बताया गया था कि जो ड्रॉबैक थे, अल्टीमेटली जो नया साइंटिस्ट आता है, कोई भी नया साइंटिस्ट आता है, तो उसके जो पॉइंट्स हैं, अगर वो पॉइंट्स जो है पहले वाले की जो ड्रॉबैक हैं, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, उनको रिमूव कर देगा, तभी हम उसके जो भी मतलब अपने पॉइंट दे रहा है या पोस्टुलेट्स दे रहा है या जो, तो तभी हम उसकी बात को एक्सेप्ट करेंगे ना, कि पहले वाले को गलत तो कर दो तुम और अपनी भी बात नहीं रखो। हाँ, प्रूफ देना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, बच्चों को मैं अक्सर यही कहता हूँ कि साइंस की, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, कुछ बच्चे अक्सर कहेंगे सर जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पढ़ते हैं। नहीं, इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ साइंस। साइंस की बात, साइंस की अगर डेफिनेशन, करेक्ट डेफिनेशन क्या है, साइंस इज द स्टडी which is true to the theoretical as well as practical aspect। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे, तो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं जो लिख रहा हूँ अगर मैं उसका प्रूफ नहीं देता तो आप यकीन नहीं करेंगे, बोले कि नहीं सर जो आप पढ़ा रहे हो वो हम आपकी बात पे यकीन तब करेंगे, कोई इसका लॉजिक तो दो, कोई बेस तो होना चाहिए। तो नया साइंटिस्ट है, उसके पोस्टुलेट्स तब बन जाते हैं, पहले के ड्रॉबैक और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हो सकता है जो पहले वाले हैं उसके ड्रॉबैक, उसकी हेल्प तो ले सकते हैं, दैट कैन बी टेकन इनटू द कंसीडरेशन, कुछ हेल्प मिल सकती है उसको। जैसे उसने बोला कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, अब उसको हेल्प मिल जाएगी भी, न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट एटम को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यहां से भी मिल गया। यानी कि उसको बोहर को कितनी हेल्प मिल गई। ऐसा नहीं कि देखो किसी ने पहले जो साइंटिस्ट आए उनकी थ्योरी बेकार हो गई, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि उनकी थ्योरी से उसको क्या हेल्प मिल गई, सोचने वाली बात है। देखो अल्टीमेटली जो अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि देयर वर 3, अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं, जब ये ऐसा माना जाता था कि एटम इज इंडिविजिबल, कहा जाता था कि पहले क्या कहते थे कि एटम इज इंडिविजिबल, भाई एटम है उसको तो डिवाइड नहीं कर पाते, और बाद में क्या आ गया, एटम इज डिविजिबल, देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स।
देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम की, जिनसे मिलकर बना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये बात क्लियर है। और न्यूक्लियस के बारे में, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें उसको बोर को हेल्प करेंगी, क्या करते हैं कि आगे फर्दर स्टडी के लिए। तो बोहर नेक्स्ट जो हमारा आया था, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, उसने क्या कहा था बोहर ने, बोहर मॉडल ऑफ एटम, उसके क्या क्या पॉइंट्स क्या थे, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट नील बोर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। उसने ये कहा था कि जो एटम है वो स्टेबल है, कि स्टेबल कब होगा, while the electron which are revolving in the orbits, जब इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, उसको हमने क्या कह दिया बाद में, ऑर्बिट कह दिया। द सर्कुलर पाथ ऑन विच या इन विच द इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग और कीप्स ऑन रिवॉल्विंग, दे आर कॉल्ड द ऑर्बिट्स और द शेल्स, ऐसा आएगा भी। और उसके क्या कि द इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व the nucleus only the certain orbits and the certain energy level, each orbit having the different radius। मीन जो के शेल का है, अभी हम बात करेंगे इसमें। जो बोहर ने कहा था, बोहर ने कहा था, मान लो ये सेंट्रल, यहाँ पे सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस हमने कह दिया, और यहाँ पे पहले वाला शेल है, फिर ये नेक्स्ट है इस प्रकार से, इसको हमने के कह दिया, इसको हमने एल, इसको हमने एन एंड सो ऑन। मींस जो के वाला ऑर्बिट है या के वाला जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी फिक्स है, एल वाले की डिफरेंट है। भाई अगर उसको, आपने एक चीज नोट किया हो, इसको अक्सर जब मैं बच्चों को लेसन कराता हूं तो इसका एग्जांपल देता हूं। जब आप मान लो आपके स्पोर्ट्स गेम होते हैं, तब आप अपने ही ट्रैक में दौड़ते हैं ना, कई जगह तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, भाई आप ट्रैक चेंज नहीं करेंगे। अगर ये के इसमें है, इस वाले ट्रैक पे है, तो इसी में रोटेट करेगा ना, फिक्स है। अगर एल में तो वो फिक्स है, एम में तो फिक्स है। फिर यहां से क्या, जब इनके रिवॉल्व करने की जो उसको ट्रैक जो है वो फिक्स है, फिर आगे पीछे होने का चांस ही नहीं है ना। ठीक है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट, दोबारा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर मतलब फिक्स है, अलॉटेड ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। अगेन रिपीटिंग द वर्डिंग, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट its energy or lose its energy even though it has accelerated motion of the motion around the nucleus। what it means, जो मैंने आपसे बात अभी करी है, इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। वो रोटेट करते करते वो उनके फिक्स हैं अपने एनर्जी लेवल, और वो रोटेट करते, एक्सेलरेट करते हुए अपने एनर्जी लेवल्स को जो है शिफ्ट नहीं करेंगे, और फिक्स है वो। क्लियर है बात, ये क्लियर बेटे जो मैंने आपसे बात शेयर की, इज इट क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है बोर मॉडल ऑफ, उसके पॉइंट्स क्या क्या, बाद में जो है ना, देखो जो अभी तक तो बात रख रहा हो, फिर बोला भी मेरे पॉइंट, उसके पॉइंट्स क्या क्या बनेंगे। नंबर 1, एन एटम इज मेड अप ऑफ द 3 सब पार्टिकल। मैंने पहला पॉइंट लिखा है, एटम इज मेड अप ऑफ द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पहला पॉइंट बन गया। तो ये पहला पॉइंट कहां से उठाया हुआ उसने, रदरफोर्ड, उन पिछले वाले साइंटिस्टों की हेल्प ले ली है। तो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं कि व्हाट आर द पॉइंट्स गिवन बाय द बोहर मॉडल ऑफ एटम। फर्स्ट है, एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब पार्टिकल, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। मींस 3 सब पार्टिकल, उसके क्या क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और सेकंड पॉइंट क्या है,
that proton and the neutron are located inside the nucleus. Number 2. Yes students, ये न्यूक्लियस है. यहाँ पे क्या क्या है न्यूक्लियस में? क्या क्या है? प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर लोकेटेड इनसाइड द एटम. कहां पे लोकेशन है? मींस जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है दे आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. दे आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के अंदर हैं. और थर्ड पॉइंट क्या है? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स सर्कुलर पाथ. Electrons revolving in the circular path, that is called the energy level. उसको क्या कह दिया उसने? एनर्जी लेवल. बाद में उसने उसका क्या नाम दे दिया? KL, M एंड सो ऑन. या उसको और 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. या तो KLMN लिख दीजिएगा या फिर 1 2 3 भी नाम दे सकते हैं उनको. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर इज अ लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एनर्जी लेवल शेल्ड होल्ड. कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा? उसने एक फार्मूला दिया था. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स फॉर each orbit. उसने फार्मूला क्या दिया था स्टूडेंट्स? फार्मूला दे दिया था 2n². ध्यान से देखना इसमें. 2n² का फार्मूला दिया था बोर ने. 2n² का मतलब क्या है? वेयर n इज अ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स. जो n है वो नंबर ऑफ. अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फर्स्ट जो है फर्स्ट शेल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 1 का स्क्वायर. कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. अगर फार्मूला है मेरे पास 2n², अगर n की जगह मैं 1 रखता हूं, n 1 का मतलब है पहले वाले ऑर्बिट्स में, उसके बाद में नेक्स्ट है ये नंबर 2 पे आ गया. दूसरे में कितने हो जाएंगे? अगर बात करते हैं सेकंड वाले में, तो यहां पे सेकंड की बात करते हैं. मैं इसको बेटे रब कर रहा हूं. अगर सेकंड वाले की बात करते हैं, फार्मूला क्या है? 2n². अगर मैं क्या करते हैं कि इसमें रख रहा हूं n की जगह 2 रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर. कितना हो जाएगा? 8. कितना हो जाएगा? 8 एंड सो ऑन. थर्ड में कितना हो जाएगा? 2 × 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 × 2 18. और फोर्थ में 32 एंड सो ऑन. क्लियर है? कोई डाउट? बट एक कंडीशन और लगा दी उसने आगे. The maximum number of electron in the outermost shell, जो सबसे लास्ट वाला शेल होगा जिसको हम बोलते हैं outermost shell, will contain maximum 8 number of electrons. एक और कंडीशन भी लगा दी. कहीं पर आप जाते हैं कुछ भी आजकल क्या लगे, ऐसे छोटे से स्टार लगा रहता है ना, जहां पे क्या लिखते हैं? सारा कुछ बड़ा सा पोस्टर तो समझ में आ गया, इतने % ऑफ चल रहा है सारा कुछ. यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे? टर्म एंड कंडीशन अप्लाइज लिखा रहता है ना. टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. इसका मतलब क्या है? जब गए थे तो बड़ा पोस्टर देखकर गए थे, यस 70% ऑफ है. और जब गए हो बोले इस पे तो ऑफ ही नहीं है, तो फ्रेश है. या और आइटम कई बार आपको मान लो वो वाली पसंद भी आ जाती है, और बाद में बोलेंगे चलो आप आ गए हो, अगर आपको 10% दे देंगे. बोले बाहर तो हम तो देखकर इसलिए आए थे क्योंकि 70 लिखा था. बोले नीचे भी तो लिखा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई. तो उसने बोर ने क्या कर दिया? कौन सी टर्म एंड कंडीशन रख दी कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विल कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. प्लीज स्टैंड अप. हाँ बच्चे बोलो. मैं कराऊंगा अभी न्यूमेरिकल. जब हम एटॉमिक नंबर करेंगे मैं तब आपको बताऊंगा और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है? ये जो आप अभी बोल रहे हो ना, जो जितने भी क्वेश्चन आपके अराइज हो रहे हैं, what are the questions are in your mind, that all the questions I'll clear by giving these so many example. numericals भी आता है. हाँ इसी में मैं आपको कराऊंगा. अभी
कि कैसे, देखो अब पहले भी जस्ट थ्योरी पार्ट आप समझ लीजिए भी थ्योरी क्या कहती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको एग्जांपल देके। मैं ये 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा, क्वेश्चन करेंगे। कोई भी एलिमेंट है, जब हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे भी एटॉमिक नंबर क्या है, दैट टाइम यू विल कम टू नो एटॉमिक नंबर क्या है। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के बारे में मैं पहले आपसे बात शेयर की थी, ठीक है, वही आज सेम रिपीट कराएंगे और मैं आपको बताऊंगा सभी एलिमेंट्स के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर एज वेल एज द मास नंबर आल्सो। That there is no change in the energy or the electron as long as they keep on revolving in the same energy shells. तो लास्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, जब तक वो अपने फिक्स शेल में रोटेट करते रहेंगे तब तक उनकी एनर्जी लेवल में चेंज नहीं आएगा। ये बात भी क्लियर है। सो ऑल द पोस्टुलेट्स, all the points given by the Bohr we have already explained. Now very very important topic जो अभी ऋषिका ने क्वेश्चन पूछा है कि यस कि एटॉम की कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। नाउ दिस विल क्लियर। नाउ टॉपिक इज एटॉमिक नंबर, से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये ना थ्योरी पोर्शन है इसलिए आपको लग रहा होगा, बट पॉइंट्स है तीनों के बारे में आपको। अभी क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे ना उसमें कंपैरेटिव स्टडी आएगा, थॉमसन रदरफोर्ड बोहर, 3 कॉलम बना लेंगे। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, इधर हम क्या लिखेंगे, थॉमसन के पॉइंट उसने क्या कहे थे, इधर रदरफोर्ड के और उधर बोहर के, तीनों में कंपैरेटिव स्टडी भी हो जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन आल्सो भी हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन रेडी हो सकता है ना। एग्जाम में कैसे भी आ सकता है कि थॉमसन के लिखो और साथ में रदरफोर्ड के, और रदरफोर्ड और बोहर के लिख दो, कोई भी 2 भी आ सकता है, हो सकता है तीनों में कंपैरेटिव स्टडी आ जाए। क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आ सकता है। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ व्हिच वी आर गोइंग टू नाउ डिस्कस, दैट इज द एटॉमिक नंबर। Atomic number, what it means, atomic number, it is equal to number of proton is equal to number of electrons. Atomic number, it is equal to number of proton, it is equal to number of proton is equal to number of electrons. बात करते हैं 1 से लेके 20, 1 से लेके 20 जो है एलिमेंट्स की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 साइड डिवाइड कर देते हैं। इधर अगर एटॉमिक नंबर 1 है, इफ एटॉमिक नंबर 1 देन एलिमेंट इज अ हाइड्रोजन। नोट करते रहना स्टूडेंट्स, इट इज रिटन इन द योर बुक आल्सो, बट स्टिल अगर एटॉमिक नंबर 1 है, बात करते हैं 1 से लेके 20 तक की, 1 2 4 5 6 7, मैं लिख देता हूँ 8 9, पहले 10 की बात करते हैं, फिर 10 से फिर 11 से 20 की बात करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर 1 है, 1 एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन, वेरी गुड। 2 एटॉमिक नंबर है हीलियम, और 3 एटॉमिक नंबर लिथियम, 4 दैट इज बेरिलियम, और 5 बोरोन, और 6 एटॉमिक नंबर कार्बन, 7 नाइट्रोजन, वेरी गुड, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, वेरी गुड। अभी देखो हमने 1 से 10 तक किया है, अभी 11 से 20 भी करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। पहले तो अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है, 1 2 3 लिखा हुआ है सभी। अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, नंबर 1 पे 1 लिखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1। और अभी मैंने यहाँ पे क्या डेफिनेशन क्या लिखी है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बात करेंगे। अभी हम जब आइसोटॉप की बात करते हैं स्टूडेंट, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द आइसोटॉप्स, तब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप की बात करेंगे।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम की बात करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 2 पे क्या है? हीलियम। हीलियम इज ए इनर्ट गैस। अब आप पूछेंगे कि इनर्ट गैस क्या है? इनर्ट गैस इज अ नॉन रिएक्टिव गैस है और क्या करते हैं कि इनर्ट, इसका आउटर वो शेल कंप्लीट है। अभी हमने जो फार्मूला मैंने आपको बताया था बोर मॉडल के हिसाब से, फार्मूला क्या था? 2n² था। फर्स्ट शेल में, ऋषिका, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n² के हिसाब से? 2 आएंगे। और जो है हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है? तो इसका पहले वाला शेल कंप्लीट है। जितने भी हम इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम देखो 1 से 20 में 3 इनर्ट गैसेस आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही है? हीलियम आएगी जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, उसके बाद में नियोन आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, और 18 आ जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, आर्गॉन। ये जो तीनों इनर्ट गैसेस है, इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट रहेंगे, और जिसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो, दीज गैसेस आर कॉल्ड दी नॉन रिएक्टिव गैसेस और इनर्ट गैसेस। ठीक है। अब नंबर 3, अभी देखिए नंबर 3 पे क्या आ गया? इसको हम अल्कली मेटल भी बोलते हैं, बट नंबर 3 पे लिथियम है। 3 इज एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, क्लियर है। 4 इज एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम। 5 इज एटॉमिक नंबर ऑफ, 6 is atomic number of, 7 is atomic number of, 8, 9 is a 10 तक कोई डाउट? जो ये सारे 1 to 10 तक लिखे, ये सारे एटॉमिक नंबर हैं। और आप क्लियरली अब कह सकते हैं कि अगर मान लो मैं आपसे पूछता हूं 8 जो है, 8 इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? आप कहेंगे कि सर 8। और प्रोटॉन कितने हैं? 8। अब बाकी बच गए, प्रोटॉन बता दिया आपने, इलेक्ट्रॉन बता दिया, बाकी न्यूट्रॉन बच गए। उसके बारे में बात करेंगे व्हेन आई विल टेल यू अबाउट द मास नंबर। जैसे मास नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिर उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे कि मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। क्लियर है? पहले अभी 10 तक हो गया, नाउ 11 से लेके 20 की बात करते हैं। अगर आपका कोई भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर दीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को मान लो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम है, प्लीज हैंड रेज करिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट। 11 पे क्या है? सोडियम। 12 पे मैग्नीशियम है। 13 पे एल्यूमिनियम। 14 पे सिलिकॉन, वेरी गुड, सिलिकॉन। और 15 पे फास्फोरस। 16 पे सल्फर। 17 पे क्लोरीन। 18 पे आर्गॉन। 19 पे पोटेशियम और 20 पे कैल्शियम। नाउ स्टूडेंट 1 से लेकर 20 तक आपको आ गया। ठीक है। सारे एटॉमिक नंबर दोबारा से रिपीट करेंगे। 11 पे सोडियम है, मींस सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। और उसके बाद मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और 14 सिलिकॉन का है और 15 फास्फोरस और 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 और 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। मुश्किल है। अब इसमें मैंने अभी आपसे इनर्ट गैसेस के बारे में शेयर किया है बात आपसे। और अभी देखिए यहाँ पे क्या है? सिलिकॉन है। सिलिकॉन हमारा क्या है? इट इज ए सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारे हैं सेमीकंडक्टर्स हैं। ये क्या करते हैं? ये ना तो, ये तो मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी में आते हैं, इन बिटवीन, जिनके अंदर कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी होती है। दे आर कॉल्ड दी सेमीकंडक्टर। और इनको कहाँ पे हम यूजेस भी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी यूजेस कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, जो ये सिलिकॉन वगैरह जर्मेनियम, फॉर मेकिंग दी आईसीज। आपके मोबाइल चिप के जितने एसडी कार्ड आते हैं, एसडी कार्ड आता है ना छोटे वाले माइक्रो एसडी कार्ड, आईसीज हैं। आईसीज का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लैपटॉप, कंप्यूटर और जितने भी आजकल टीवी, एलसीडी, एलईडी बन आ रहे हैं, अल्टीमेटली उनमें छोटे छोटे आईसीज रहते हैं। पहले ओल्डन डेज में वॉल वर्जन था, ठीक है ना,
अब आजकल तो क्या है, अल्टीमेटली जब से ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आए हैं, आईसी वगैरह, तब से क्या है कि देखो साइज क्या हो गया, मिनिएचर हो गया है। पहले साइज बहुत बल्कि रहता था टीवी का, आज तो क्या कर, आजकल क्या बिल्कुल स्लिम है। आप तो मतलब क्या करते हैं, आप देखते हैं कि किसी से पूछते हैं टीवी चाहिए, कोई बेचारा कोई अगर गांव का आदमी आता है तो क्या कहेगा, मेरे को टीवी दे दो जो दीवार पे लगाते हैं। उसको नहीं पता किस टाइप का, बस दीवार पे लगाने वाला टीवी चाहिए। मींस साइज क्या हो गया हमारे, जब से आईसीज आए मिनिएचर हो गए, छोटे साइज हो गया, लाइट वेट हो गए। ठीक है, सिलिकॉन के बारे में पता चल गया। अभी जो ये सारे मैंने आपको अटोमिक नंबर बताया, अटोमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात को आपको याद रखना है। तो क्या है हमारे पास, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 2 चीजें तो हमको पता चल गया। क्या क्या पता चल गया, अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ तो आपको क्या क्या पता चल गया, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन है और उतने ही उसके अंदर, बाकी प्रॉब्लम किसकी है, न्यूट्रॉन की है। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट आई लेट यू नो। एटॉमिक नंबर कंसेप्ट क्लियर है बेटे? यस, वेरी गुड। नाउ मास नंबर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मास नंबर। मास नंबर, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, बात करते हैं सोडियम की, सोडियम है, एटॉमिक नंबर उसका 11 दिया हुआ है और मास नंबर जो दिया हुआ है 23। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये बन गया कि अगर सोडियम है, एलिमेंट हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम का सिंबल क्या है, Na। ठीक है, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर। अब अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके अंदर कितने होंगे उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11, और मास नंबर अभी क्या है, कितने, 23। 23 का मतलब क्या है, P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23। लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23, जिसको हमने 23 क्या है, मास नंबर है, इज इक्वल टू 23। अभी इसमें थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन क्या है, अगर 11 इधर लेफ्ट हैंड साइड में, मैं इसको राइट हैंड साइड में इधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम जो है हमारे पास, जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसका मास नंबर कितना है, 23 है, सोडियम जो एलिमेंट है हमारे पास Na, सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर अगर 11 है और मास नंबर 23 है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप इजीली कह सकते हैं कि सर उसके अंदर तो 11 तो क्या प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, और सर 12 जो है वो न्यूट्रॉन है। मुश्किल है न्यूमेरिकल अगर ऐसे आता है तो? कौन कह रहा है मुश्किल है? समझ में आया लास्ट में? इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 से 20 तक का कोई और एक एलिमेंट आप बोलिएगा, उसका एग्जांपल लेते हैं। इट क्लियर? बात करते हैं ऑक्सीजन की, बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जीने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8 और उसका जो मास नंबर है इट इज इक्वल टू 16। अभी देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसे है, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड मास नंबर 16, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन। बिना कैलकुलेशन किए आप सकते हैं, इस लिस्ट के अंदर 8 प्रोटॉन हो और 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही न्यूट्रॉन होंगे। क्यों 8 कैसे हो जाएंगे कि
16 में से 8 जाएगा तो 8 है, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? क्लियर है? दिस साइड बॉयज, इज इट क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में पढ़ा है, उसके ड्रॉबैक्स पढ़े हैं, देन बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा है, उसके पॉइंट्स पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर पढ़ा है और मास नंबर। अभी कुछ हम जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में कराता हूं आपको, ठीक है? जो एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर कैनाल रेज है। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करिए अपनी बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन यही है। और देखिए क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा बोहर मॉडल जो है उसके बारे में और बात करते हैं। कि मैंने आपको बताया कि फार्मूला उसने दिया था 2n², हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट पर्टिकुलर गिवन शेल्स में। फार्मूला दिया था कैलकुलेट करने के लिए, उसने फार्मूला